हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग आज करने जा रहे हैं एसएससी का मॉक टेस्ट 4। ठीक है, किसके किसके लिए ज़रूरी है? एसएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं सबके ज़रूरी है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीयूएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने मॉक टेस्ट 3 किया था, आज करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 4। तीसरा 3 हो चुका है, तो चलो देखें आज चौथे में क्या क्या है। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये देखो, साइनोनियम से रिलेटेड है। साइनोनियम किसका पूछा जा रहा? फोर्टिट्यूड का पूछा जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि जैसा कि सेंटेंस में इसकी मीनिंग आई है वैसा आपको इसका साइनोनियम बताना है। तो सेंटेंस ज़रा पढ़ के देखते हैं कि ही बोर द पेन, उसने दर्द को बर्दाश्त किया। बोर द पेन का मतलब उसने दर्द को बर्दाश्त किया विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हुआ? सहनशीलता के साथ। तो बहुत ही फोर्टिट्यूड के साथ उसने दर्द को बर्दाश्त किया। अब दर्द को बर्दाश्त करने वाले सेंस में यहाँ कौन सा वर्ड आया है? रिजाइनेशन नहीं, डेफियंस नहीं। डेफियंस होता है बचाव, ये बर्दाश्त करना है, बचाव करना नहीं था। डेफियंस किसी अटैक, चाहे वोरल हो चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, अटैक से बचाव होता है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब होता है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब एक तरह से ए रिलेशनशिप हो जाती है, तो ये भी नहीं। फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है? ये होता है सहनशीलता। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हो गया? फॉरबियरेंस हो गया सहनशीलता, जिसको आप कह सकते हो एंड्योरेंस कह सकते हो या पेशेंस कह सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका सही साइनोनियम। ठीक है, तो ये फोर्टिट्यूड का सही साइनोनियम क्या हो गया? फॉरबियरेंस हो गया, या एंड्योरेंस कह सकते हो। काम चलाऊं पेशेंस भी होता है। ठीक है, चलो एक और होता है स्टोइसिज्म। क्या कहते हैं इसको? स्टोइसिज्म भी कहते हैं इसको, दुख सुख को एक जैसे बर्दाश्त करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी किससे रिलेटेड है? ये तो साइनोनियम वगैरह नहीं है, हाँ साइनोनियम ही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन साइनोनियम के थे। अब यहाँ पे साइनोनियम किसका बताना है? मेजर का बताना है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क करने के बावजूद द फार्मर्स कुड गेट अ मेजर यील्ड। यील्ड का मतलब क्या हुआ? उत्पाद। तो बड़ी मेहनत करने के बावजूद किसानों को बहुत मेजर यील्ड मिला। मेजर यील्ड का मतलब क्या हुआ? मेजर मतलब बहुत कम। मेजर का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ही जरा। मेजर को दूसरे वर्डों में आप कह सकते हैं ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब क्या हो गया? बहुत ही कम। या ट्राइवियल मतलब क्या होता है? बहुत ही मामूली। ठीक है ना, या इनसिग्निफिकेंट ये कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट। या दूसरा हो गया कि इनसफिशिएंट कह सकते हो। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। तो मेजर का ये सारा मतलब निकला। अब देखो यहाँ मतलब यहाँ हुआ बहुत कम या अभाव के सेंस में। अब यहाँ आ जाओ, मेजर का सेटिस्फैक्ट्री तो होगा नहीं। स्कांटी, स्कांटी का मतलब हुआ बहुत ही कम, अल्प। अल्प, स्कांटी का मतलब क्या हुआ? बहुत ही अल्प मात्रा में। ये तो ठीक ठाक लग रहा है। प्लेंटी अपोजिट हो जाएगा। प्लेंटी का मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में। नॉर्मल सामान्य हो गया। तो मेजर का मतलब क्या हो गया? अल्प होगा, बहुत कम मात्रा में। तो इसका बी है ज़्यादा सुटेबल। ज़्यादा सुटेबल का वही आंसर ही है जी, इसमें और कोई सुटेबल ही नहीं है। अब आ जाओ करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? वो सिनोनियम था तो ये एंटोनियम होगा। ठीक है, तो ये देखो लिखा है एंटोनियम। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है शी वाज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग। ठीक है, तो जो नई दवा बनी, ये ड्रग नशे की चीज़ मत समझना भैया, ये दवा है। ठीक है, तो जो नई ड्रग बनी है उसकी सेफ्टी को लेकर के वो बहुत स्केप्टिकल है। और स्केप्टिकल का मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या सेंस आएगा? स्केप्टिकल। तो नई ड्रग, नई दवा की सेफ्टी को लेकर के उसके मन में डाउट हैं। तो स्केप्टिकल की मीनिंग क्या हो जाएगी? डाउटफुल। तो ये तो सिमिलर हो गया, एंटोनियम होगा नहीं। सर्टेन क्या हो गया? डाउटफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्टेन, पक्का, ये हो जाएगा। होपफुल का मतलब आशावादी हो जाएगा, और सैंग्विन का मतलब भी होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होता है। ठीक है, अब होपफुल और सैंग्विन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आशावादी और ऑप्टिमिस्टिक की बात हो रही है ना। डाउट का अपोजिट नहीं होगा। डाउट का अपोजिट आशावादी होना नहीं होता, निराशावादी का अपोजिट होता है आशावादी होना। ठीक है, तो यहाँ पे डाउटफुल का अपोजिट क्या हो गया? सर्टेन, पक्का, एकदम श्योर। ठीक है, तो एंटोनियम क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक,
चले आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। वंस मोर रिलेटेड टू एंटोनियम, सैबिली। सैबिली पूरा सेंटेंस पढ़ो तो क्या है, जॉन इज ऑलवेज सैबिली ड्रेस्ड, मतलब क्या हुआ, जॉन हमेशा मैला कुचैला कपड़ा पहने रहता है। मैला कुचैला समझ रहे होंगे, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो समझ रहे होंगे। अच्छा, शहर वाले भी समझ ही रहे होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कोई ऐसा अजूबा वर्ड बोल दिया। मैला मतलब हुआ गंदा, और कुचैला नहीं जानते होंगे तो समझ लो मैला का साथी है कुचैला। ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि रिदम में ऐसे बोला जाता है, मैला कुचैला मतलब गंदा संदा सा ड्रेस पहने रहता है। तो सैबरी या तो गंदे के लिए लगेगा, गंदा संदा मैला कुचैला ड्रेस हो गया, या तो फिर इनऑर्डरली होता है, डिसऑर्डरली मतलब सब अस्त व्यस्त, जैसे मोजे कहीं पड़े हैं, पैंट कहीं पड़े हैं, बनियान कहीं पड़ी है वगैरह, इस तरह का सब वहीं बिस्तर पे फैलाया पड़ा है, वो हो गया। नीट एंड क्लीन नहीं होता जो, वो सैबिली होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, देखो डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट होगा नहीं, वैसे हो सकता था डिसेंट, लेकिन ये सैबिली क्या है, सैबिली है एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब क्या हुआ कि हमें जो इसका एंटोनियम मिलेगा वो भी एडवर्ब ही होना चाहिए। और डिसेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये नहीं होगा किसी कीमत पर, चाहे कितनी भी सटीक मीनिंग हो, एडवर्ब का एंटोनियम एडवर्ब ही होगा। तो ठीक होते हुए भी डिसेंट ऑप्शन नहीं होगा। ब्यूटीफुली मतलब क्या हुआ, सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंटली मतलब होता है, तो ये होगा नहीं, एक्स्ट्रावेजेंट फिजूल खर्च के लिए होता है, तो ये रिलेटेड ही नहीं है तो एडवर्ब, लेकिन रिलेटेड नहीं है। स्कैंटली का मतलब होता है बहुत अल्प मात्रा में। ठीक है, तो ये एडवर्ब तो है लेकिन ये सेंस में नहीं आ रहा, इसलिए आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, ब्यूटीफुल्ली ड्रेस्ड। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा ब्यूटीफुल्ली। 4 क्वेश्चन हो चुके, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक एरर पकड़नी है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है और उसमें क्या एरर है, ये आ जाओ। अब आ जाओ, यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लिटिल ही रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन गेटिंग मैरिड। उसको बहुत कम इस बात का रियलाइजेशन है, इस बात की आशा, इस बात का एहसास लगभग ना के बराबर है कि वो अपने पोते की शादी देखने के लिए जिंदा बचेगा। मतलब वो करीब करीब होपलेस हैं, उनको लग रहा है कि पोते की शादी के पहले मैं इस दुनिया से सिधार जाऊंगा। ठीक है, तो हम एरर की बात देखते हैं, बात के उचित अनुचित की बात बाद में रही। तो आपने इन्वर्जन पढ़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा इन्वर्जन, अभी हमने नहीं पढ़ाया है चैनल पे मेरा ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, खाली डिस्कशन कराने पे, इसलिए ग्रामर कम दे पा रहे हैं। तो इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा दी जाती है, हालांकि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता। ऐसा कब होता है, जब भी आप अपना सेंटेंस किसी निगेटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ समझ जाना। जब आप सेंटेंस किसी निगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, इसके बाद यहाँ मेन वर्ब लगेगी। ठीक है ना, समझ गए, मेन वर्ब यहाँ होगी। तो जब आप किसी निगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्लियर हो गई बात, इसी को कहते हैं इन्वर्जन। अब नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे लिटिल आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में क्या होगा, ये एडजेक्टिव में भी नेगेटिव है और एडवर्ब में भी नेगेटिव है, तो रियलाइज्ड वर्ब हो गई। और लिटिल किसके लिए लगा है, वही रियलाइज करने की मात्रा, तो यहाँ पर एडवर्ब ही है, वो लिटिल एडवर्ब के रूप में आया है। और फ्यू क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। और एक होता है नेवर, फ्रीक्वेंसी होता है। सेल्डम कहीं लिखा हो तो सेल्डम क्या होता है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव है। मान लो कहीं रेयरली लिखा होता है, रेयरली भी नेगेटिव हो जाता है। कहीं बेयरली लिखा होता है, ये भी नेगेटिव होता है। कहीं हार्डली लिखा होता है, ये भी नेगेटिव होता है। कहीं स्कार्सली लिखे होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर इन नेगेटिव एक्सप्रेशन से आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लानी पड़ेगी। इस रूल के तहत देखो, ये लिटिल से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लिटिल ही रियलाइज्ड। अब रियलाइज्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसने पोर्शन को करेक्ट करने के लिए क्या होगा, एरर तो यहाँ हो गई, लेकिन इसकी जगह पर क्या होता तो सही होता।
ये होता कैसे, लिटिल लगाना होगा, लिटिल के बाद क्या होगा, आपको डज लगाना पड़ेगा, सॉरी डज नहीं, डिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ होगा लिटिल डिड ही रियलाइज। ऐसा सेंटेंस होता तो ये करेक्ट होता। अगर इम्प्रूवमेंट में आ गया इसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो होगा क्या, लिटिल डिड ही रियलाइज। लिटिल से स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, डिड। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, देयर शुड बी नो डाउट। अब आ जाओ हमारा अगला क्वेश्चन, एरर का दूसरा क्वेश्चन। दो ही एरर हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रोटिज्म। ठीक है, द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रोटिज्म, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर इम्पोर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कंफ्यूजन। अब ये आर हमारी क्या है, वर्ब है। ये वर्ब लगी किसके लिए है बताओ, ये वर्ब किसके लिए लगी है, पैट्रियटिज्म के लिए लगी है या सैनिटी के लिए? तो पैट्रियटिज्म और सैनिटी एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सैनिटी और पैट्रियटिज्म एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आर लगाओगे कि क्या लगाओगे? अच्छा, इसके पहले भी देखो, ये एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, ऑफ लगा है, प्रीपोजिशन। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई दो नाउन हो, एक नाउन यहाँ हो गया, बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद फिर कोई नाउन लगा हुआ है, इनके बाद जब आप वर्ब लगाएंगे, तो अगर दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब किसके लिए लगती है, पहले वाले नाउन के लिए लगती है। अब यहाँ 3 नाउन लगे हुए हैं, देखो, एक लगा है द वॉइस, और सैनिटी एंड पैट्रियटिज्म दिया हुआ है, और बीच में क्या लगा है, ऑफ। तो आपकी जो आर लगेगी वो किसके लिए लगेगी, वॉइस के लिए लगेगी। वॉइस के लिए लगेगी तो आर की जगह क्या लगाना चाहिए था, इज लगाना चाहिए था। और ये रूल किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक पूरा का पूरा एक वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने सारे रूल्स को कवर करते हुए डाला है, करीब 50 मिनट की वीडियो है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो लोग देख लीजिए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स बताने के बाद में मैंने 2 प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं पीडीएफ के साथ में, ठीक है, लास्ट में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। और यहाँ पर भी देखो आई बटन, अगर देखो तो आई बटन दिख रही होगी, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिन लोगों का कमज़ोर हो वो उस वीडियो को देख लें, प्रैक्टिस कर डालें, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये रूल है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है फिलर का, ठीक है। फिलर में क्या करना होता है ये आप लोगों को पता ही है। ये खाली जगह है, लेकिन सेंटेंस पढ़िए। ही कुड नॉट डैश सेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स रेंडर्ड हाउसलेस, ठीक है, सॉरी, रेंडर्ड होमलेस बाय अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन। एक भयानक तूफान आया था, विनाशकारी तूफान आया था, उसने लोगों के घरों को उजाड़ दिया। तो उनकी दुर्दशा को देख करके, प्लाइट क्या हो गया, दुर्दशा, उनकी दुर्दशा को देख करके उसकी आंखों से आंसू आए बिना रह नहीं सका। तो ही कुड नॉट डैश सेड टीयर्स, मतलब रोए बिना रह नहीं सका, उसकी आंखों से आंसू आ ही गए। तो जब हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं कि ये काम किए बिना हमसे रहा नहीं गया, हम रह नहीं सके, तो ये एक मॉडल वर्ब के रूप में हम कैसे लगाएंगे? तो सब्जेक्ट के साथ या तो आप लगाओ कैन नॉट बट, सब्जेक्ट कांट बट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप करिए सब्जेक्ट कांट हेल्प, सब्जेक्ट कांट हेल्प और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसका मतलब होता है कि हमसे ये काम किए बिना रहा नहीं गया। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मुझसे चाय पिए बिना रहा नहीं जाता, तो हम क्या कहेंगे? अगर ये कहना हो तो हम ये कहेंगे कि आई कांट बट टेक टी, ठीक, क्या कहेंगे? आई कांट बट टेक टी, ये लगा। तो यहाँ पर जो कांट बट है वो एक मॉडल वर्ब है। ये बट जो कंजंक्शन लेकिन वेकिन वाला नहीं है जी, इस बट का मतलब लेकिन वेकिन मत लगाना, ये कंजंक्शन नहीं। कांट बट एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है। कांट बट का मतलब ये काम किए बिना आपसे रहा नहीं जाता। या इसी चीज़ को ऐसे कह सकते हो कि आई कांट हेल्प टेकिंग टी, ठीक है ना, आई कांट हेल्प टेकिंग टी, तब टेकिंग लग जाएगा। आई कांट हेल्प टेकिंग टी का मतलब यहाँ हेल्प का मतलब मदद नहीं है। कांट हेल्प एक मॉडल की तरह काम करेगा जो कांट बट के पैरेलल होगा, लेकिन कांट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ क्या लगाना है हमें। लगा है सेड टीयर्स, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्प नहीं लगा सकते हो, तब क्या लगा सकते हो? बट लगा सकते हो, ठीक। सो और बिकॉज यहाँ नहीं लगेंगे क्योंकि कंजंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है।
आई बात समझ में? तो आई कुड नॉट बट, ठीक, ही कुड नॉट बट सेट टीयर्स, अटपटा लग रहा होगा, बात गले के नीचे उतर नहीं रही होगी, पर पानी का घूंट पियो और गले के नीचे उतार लो, ये रूल है, अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार दो बार रिवाइंड करके पीछे करके फिर से देख लो, नहीं समझ में आया हो तो, और नोट कर डालो कांट बट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कांट हेल्प के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये कांट बट और कांट हेल्प एक मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है, या तब यूज किया जाता है जब किसी काम को किए बिना हमसे रहा नहीं जाता। ठीक, आई बात समझ में? अब अगला फिर से फिलर पे आ गए। मिस्टर घोष इज़ वेरी हैप्पी डैश हिज सन्स एक्सीलेंट रिजल्ट। ठीक, मिस्टर घोष का लड़का रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट ले आया, तो उसके एक्सीलेंट रिजल्ट को देखकर मिस्टर घोष बहुत खुश हैं। तो जितने भी वर्ड खुश करने वाले होते हैं, हैप्पी है, डिलाइटेड है, ग्लैड है, ठीक है, हैप्पी है, डिलाइटेड है, ठीक है, जितना आएगा उतना लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 3 वर्ड आ गया, ठीक है। अब इसमें आ सकता है प्लीज्ड वगैरह भी आ सकता है। इनके बाद क्या लगता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये हो गया ये देखकर खुश, ठीक है, ये पाकर खुश, ठीक है। जैसे तुम्हारे पापा ने 20,000 की मोबाइल दिला दी, तो क्या होगा, यू आर ग्लैड टू रिसीव अ फैंटास्टिक मोबाइल, ठीक है, तो ये होता है ग्लैड टू रिसीव। अब यहाँ क्या लगेगा, मिस्टर घोष मतलब उनके अपने लड़के के पापा, ठीक है, अपने लड़के के ही पापा होंगे न किसी और के थोड़े, ठीक है। तो मिस्टर घोष इज़ वेरी हैप्पी डैश हिज सन्स एक्सीलेंट रिजल्ट, अपने से बेटे का एक्सीलेंट रिजल्ट देखे बड़े खुश हुए। हैप्पी के बाद फॉर सीइंग नहीं लगेगा, बाय सीइंग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू सी। ऑन सीइंग नहीं लगेगा, आपको सुटेबल लग रहा होगा, तो वो ऑन सीइंग तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना। बहुत लोगों को ये आया होगा ना वो रिजल्ट देखकर, तो ऑन सीइंग नहीं होगा, हैप्पी के बाद टू लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बच्चा लोगों नोट कर लेना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस बात पर है, करेक्ट ऑप्शन दैट इम्प्रूव, ये सेंटेंस को इम्प्रूव करने वाला है। आ जाओ, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। इफ़ आई हैड माई मनी विद मी, सॉरी माई नहीं एनी, इफ़ आई हैड एनी मनी विद मी, अगर मेरे पास पैसे होते तो, आई वुड सर्टेनली हैव लेंट यू, ठीक है, आई वुड सर्टेनली हैव लेंट यू। कंडीशनल का मामला है, याद करो कंडीशनल में मैंने एक बार कभी कुछ बताया था कि इफ़ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक, इस इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम आगे क्या लगाते हैं, वुड कुड लगाते हैं, ठीक। अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो वुड हैव लगाते हैं। अब यहाँ देखो अंडरलाइन ये है, तो हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है इफ़ के साथ हैड, ठीक, ये इफ़ लगा, इफ़ के साथ हैड लगा, हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है। अच्छा, एक बात और जान लो, जब हम हैड के बाद कोई नाउन यूज करते हैं तो ये क्या होता है, तब हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। जब हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तब ये पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक, ये पास्ट परफेक्ट होगा, और ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ हैड अकेले लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इफ़ आई हैड माई मनी विद मी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ वुड सर्टनली हैव लेंट नहीं होना चाहिए, तब यहाँ क्या होना चाहिए था, वुड सर्टनली और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो आई वुड सर्टेनली हैव, देखो हैव यहाँ लगा दिया ना, वुड हैव लेंट, ठीक, तो ये यहाँ नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। ये गलत हो गया, विल लगेगा नहीं, आई वुड सर्टेनली लैंड, देखो वुड लगा और सर्टेनली लैंड लगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी में आई है, तो ये होगा सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 हो गया। अब ये आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो टू अब्रॉड, गो टू नहीं लगा है, गो अब्रॉड होता है, ठीक है। आ जाओ, तो एक चीज़ मैंने उसी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं, टेंस वाले में मैंने ये बात बताई थी, याद होगा आप लोगों को जिन्होंने टेंस का देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लो, टेंस वाले जो वीडियो हैं उनको देख लो, रूल्स वाले भी और प्रैक्टिस वाले। उसी में मैंने बताया था कि आफ्टर के पहले हमेशा इंडेफिनिट टेंस होता है और आफ्टर के बाद हमेशा क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर हुई बात। और अगर आफ्टर स्टार्ट में कर दिया, आफ्टर से शुरू कर दिया, तो आफ्टर के साथ ये परफेक्ट टेंस पहले आ जाएगा।
तो आफ्टर के साथ क्या लगेगा, परफेक्ट लगेगा, और इसके बाद ये वाला पीछे चला जाएगा तो क्या लगेगा, इंडेफिनिट लगेगा। अब इस बात को ध्यान रखना, आफ्टर से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ क्या होना चाहिए, पहले यहाँ जहाँ सेव लिखा ये परफेक्ट होना चाहिए था और ये इंडेफिनिट होना चाहिए था। तो आई सेल गो, ये तो इंडेफिनिट है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, फ्यूचर का परफेक्ट होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगी, शैल हैव लग जाएगी। ठीक है, याद करो, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक नियम और भी था कि आफ्टर बिफोर जो टाइम वाले कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ कभी शैल और विल लगाते नहीं हैं। तो शैल हैव से शैल को हटा के लगाओगे तो क्या होगा, हैव और थर्ड फॉर्म बचा आपको लगाने के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक, तो आफ्टर आई को छोड़ करके लिखा है सेव्ड, सेव्ड की जगह हमें क्या चाहिए, हैव सेव्ड। तो हैव सेव्ड, ये सेल लगा, देखो आफ्टर वगैरह के साथ सेल लगता नहीं है, शुड भी नहीं लगेगा। अब बचा क्या, हैव सेव्ड, तो ये आपका ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ। क्लियर हो गया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये आया क्वेश्चन किसका, PQRS का। ठीक है, हाँ, तो रीअरेंजमेंट में देखो S1 पहला होगा और S6 क्या होगा, लास्ट का होगा। यहाँ क्या दिया है, पहले में S1 में स्टार्टिंग सेंटेंस में व्हाट आर द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न कल्ट ऑफ ब्यूटी। आजकल जो ब्यूटी का कल्ट चल रहा है, जो चलन चल रहा है, उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्या हैं। और लास्ट में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो खास तौर से ध्यान देना एक क्वेश्चन मार्क का। ठीक, उसके बाद क्या है कि फॉर द फैक्ट्स सीम टू बी कंट्राडिक्ट देम, और जो फैक्ट्स हैं वो देम को कंट्राडिक्ट करते हुए लगते हैं। तो हमें ये देम ढूंढना है कि किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। S6 के पहले ये जो आखिरी सेंटेंस है इसके पहले हमें ये देम ढूंढना है, उसी से हमें आखिरी सेंटेंस लिंक कराना है। ठीक है, चलो अच्छा, और सेंटेंस देखते हैं। P में क्या लिखा है, दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर क्वेश्चन। देखो यहाँ कहा है दीज आर क्वेश्चंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन पहले आएंगे। एक क्वेश्चन ये देख लो, एक देखो ये क्यू में लगा हुआ है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ लगा हुआ है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ लगा हुआ है। मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस में भी क्वेश्चन है, क्यू में भी क्वेश्चन है, आर में भी क्वेश्चन है, एस में भी क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एक को छोड़ करके बाकी सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो लिखा है कि दीज आर क्वेश्चंस, तो ये वाला जो सेंटेंस पी वाला है वो हमारे अरेंजमेंट के सेट के सबसे लास्ट में लगेगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका S6 आ जाएगा। ठीक, इसके पहले 4 क्वेश्चन हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो हमें सेट करना है। पी लास्ट में आएगा, ये बात पक्का हो गई। तो पी लास्ट में आएगा तो हमारा ना तो सी होगा ना तो डी होगा, बचा ये और ये। ठीक है ना, ठीक। और एक बात इसी में क्लू और मिल रहा है कि जो 2 पी वाले जिसमें पी लास्ट में है, इसमें एक चीज और देखने को मिल रहा है कि QS एक साथ में है। देखो यहाँ भी QS एक साथ में है और यहाँ भी QS एक साथ में है, तो ये भी पक्का हो गया कि QS जब भी होगा Q के बाद S आएगा, ये हमारा तय हो गया। ठीक है ना, तो Q के बाद S आएगा, ये भी तय है, और लास्ट में P आएगा, ये भी तय है। रहा मामला R का, ये देखना है कि R QS के पहले लग रहा है या QS के बाद में। पीछे तो P लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब R जो है वो QS के बाद P के पहले लगेगा या R से शुरुआत होगी। ठीक, ये हमारा मामला आ गया है। ठीक, इन दोनों में देखना है। तो QS साथ में होगा, Q देख लो। Q में क्या लिख रहे हैं, द एक्सरसाइजेज एंड द मसाज। ठीक है ना, जो एक्सरसाइजेज है और जो मसाज है। द हेल्थ मोटर्स एंड द स्किन फूड, जो हेल्थ के मोटर्स हैं स्किन फूड है। टू व्हाट हैव दे लेड, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ ले जा रही हैं। ठीक है, और इसके बाद एस लगाना ही लगाना है। तो ये देख लो आगे, आर वुमेन मोर ब्यूटीफुल दैन दे वर, क्या महिलाएं आज उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। ठीक है ना, बात समझ में आई। उसके बाद पी में क्या लिखा हुआ है, आर देख लो। आर में लिखा है कि डू दे गेट समथिंग फॉर एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ मनी टाइम एंड द मनी डिमांडेड ऑफ देम बाय द ब्यूटी कल्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डू दे गेट समथिंग, क्या उन्हें
इसके बदले कुछ मिलता तो ये दे कौन है, ये वो महिलाएं हैं, तो वुमेन के बाद ही लगेगा, मतलब क्या हुआ कि एस के बाद ही हम आर लगा पाएंगे, ठीक है ना। और कोई उपाय तो है नहीं, जो दे लगा है वो वुमेन के लिए लगा है, तो हमें वुमेन पहले करना पड़ेगा तभी तो दे लगाएंगे, ठीक। तो ये भी हो गया कि एस में वुमेन आया है और आर में लिखा है डू दे, तो एस के बाद आर लगेगा। अब एस के बाद आर लगेगा और उसके बाद हमें बचा क्यू एस, ठीक। क्यू के बाद एस लगाना है, तो क्यू के पहले एस के पहले क्यू लगाना है, तो क्यू एस आर हो गया, और लास्ट में ही पी आएगा, ये बात तय है थी, क्योंकि पी के बाद आया था ना फॉर दीज फैक्ट्स, ये लगा पी में लास्ट में लिखा दीज आर द क्वेश्चंस, तो ये लास्ट में ले ही जाना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, और पी में लिखा है कि ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्यू एस आर पी ये हमारा सेट हुआ। क्यू एस आर पी किस में दिया हुआ है, देखो पहले में ही दिया है, नहीं क्यू एस आर पी हाँ पहले में दिया हुआ है। क्लियर हो गया ना मामला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सेट है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कैसे लगा अरेंजमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ, लिखा है अब्राहम वेंट टू द ग्रेट स्लेव मार्केट इन न्यू ऑरलियंस, ठीक। ये कौन अब्राहम है, ये अब्राहम लिंकन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिन्होंने दास प्रथा को, गुलामी की प्रथा को समाप्त किया था, गुलामों को बेचने को उन्होंने रोक लगाई थी, ठीक है। तो S1 में है कि अब्राहम स्लेव मार्केट जाते हैं। आगे लिखा S6 में ही डिड नॉट रेस्ट अंटिल ही अचीव्ड हिज गोल, वो तब तक रुके नहीं, आखिरी वाला सेंटेंस है लास्ट वाला, कि वो तब तक रुके नहीं, तब तक उन्होंने चैन नहीं लिया जब तक उनको उनका लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एक लक्ष्य निर्धारित होगा, बीच में कहीं पर कोई रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसके पहले आगे देखो, फ्रॉम दैट डे, अब ये जो दैट डे लिखा है, इस दैट डे को ढूंढ लेना किस दिन की बात होगी, ये शायद यही वाला दिन है जिस दिन वो स्लेव मार्केट जाते हैं, वही दिन होगा ये दैट डे। तो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से ही हेटेड द इंटायर स्लेव ट्रेड, वो पूरे इंटायर स्लेव ट्रेड को वो नफरत करने लगे, ठीक है। क्लू पकड़ के रखिएगा, एक एक चीज जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही पकड़ा जाता है। हिज गोल ये वाला, दैट डे ये वाला पकड़ के रखना है। द स्लेव्स वर ऑक्शन्ड लाइक कैटल देयर, देयर ये देयर है, ये देयर कौन हो गया, ये देयर हो गया वही स्लेव मार्केट इन ऑरलियंस, ठीक है। तो ये स्लेव मार्केट, देयर किसके लिए अगर लगा है, स्लेव मार्केट के लिए, यानी कि S1 के बाद हमें क्या लगा लेना चाहिए, S1 के बाद लगा लेना चाहिए हमें Q, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। Q आ गया S1 के बाद। अब हमें और चीज देखनी है, द साइट ऑफ दीज मिजरेबल ह्यूमन बींग्स मेड हिम वेरी सैड। दीज मिजरेबल ह्यूमन बींग्स कौन है, ये दीज मिजरेबल ह्यूमन बींग्स हैं वो गुलाम जिन्हें वहां बेचा जा रहा था, ठीक है ना। तो ये उन्होंने क्या देखा, तो ये अब क्या लगा दो, क्यू के बाद आर लगा दो, ये बात भी तय हो गई, ठीक। क्यू के बाद क्या लगा, आर लग गया, क्योंकि ये सीन कहाँ देखा, जब वो वहां गए, उन्होंने देखा कि वहां गुलामों को बेचा जा रहा है, उनकी दुर्दशा को देखकर उनको बहुत दुख हुआ, तो एस होगा, उसके बाद S1 के बाद क्यू आर लगा। क्यू आर के बाद देखो शुरुआत में ही क्यू आर हमें चाहिए, शुरुआत में क्यू आर देखो, क्यू 2 में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये दोनों कट गए। अब यहाँ क्यू के बाद पी लगा हुआ है, यहाँ क्यू के बाद आर लगा हुआ है, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बाकी वाले सारे पढ़ के आप देख लेना, कहो तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, 1 मिनट और लगेगा, देख ही लो। क्यू आर के बाद पी एस, देखो सेट होता है कि नहीं सेट होता है। अब ये हुआ कि अब्राहम लिंकन एक दिन स्लेव मार्केट गए, ठीक है। उसके बाद क्यू में आ जाओ, स्लेव्स वहाँ बेचे जा रहे थे। उसके बाद आर में आ जाओ, उन बेचारे इंसानों की दशा को देखकर उनको वो बहुत दुखी हुए, ठीक है। उसके बाद पी में आ जाओ, उसी दिन उन्होंने स्लेव ट्रेड को नफरत करना शुरू कर दिया, और ठीक उसी समय उन्होंने ये रिजॉल्व किया कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ इसको रोकने के लिए वो करूँगा। यही रिजोल्यूशन जो उन्होंने रिजॉल्व किया था वही क्या था, उनका गोल था। तो ये अजीब के साथ ये गोल अटैच हो गया, हो गई ना बात, जो मैं कह रहा था वही सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इडियम्स हैं, ठीक है। ये इडियम है, इसको एक्सप्रेशन मतलब इसकी मीनिंग बतानी है आपको इस इडियम की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ के सीधे सीधे आंसर पे आ जाओ।
तो टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स का मतलब क्या होता है? अपनी एड़ियों को ठंडा करना। अपनी एड़ियों को ठंडा करने का मतलब हुआ कि जब कोई तुमसे बहुत इंतज़ार कराता है, ठीक है, किसी से मिलने गए, उसने घंटे 2 घंटे इंतज़ार करवा दिया तो एड़ियाँ ठंडी हो गई, मतलब समझ में आया ना? गए थे जब चल के तो एड़ियाँ गर्म थी, इंतज़ार ढेर देर तक किया तो एड़ियाँ ठंडी हो गई, मतलब इंतज़ार करवाया गया। ऑप्शन क्या होगा? टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर, आगे बढ़ो। और ये रहा द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब एक ऐसा शैतान जिसकी आंखें क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। तो ग्रीन, अब पता नहीं कोई ऐसा शैतान वाकई में होता है कि नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो जेलसी रखते हैं, ठीक है। तो जो लोग जेलसी, पर्सनल, ये रखा ना सी वाला ऑप्शन, पर्सनल जेलसी, जो लोग जेलसी रखते हैं, दूसरे बहुत जेलस होते हैं, उन्हीं लोगों को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा जाता है, ठीक। अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में कोई हो तो बोला करना ग्रीन आइड मॉन्स्टर, समझ में नहीं आएगा बंदे को कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड बाई फायर, वो जिसे आग में जलाया नहीं जा सकता, या वो जिसे आग जला नहीं सकती। तो अभी कुछ दिन पहले नेगेटिव, मैंने आप लोगों को नेगेटिव के क्या दिए थे? एक वीडियो डाला हो, नहीं, नेगेटिव के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और जितने भी नेगेटिव आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे नेगेटिव 20 सालों के पेपर से छाटे हुए हैं, 60 वर्ड हैं, और ये 4 के चारों वर्ड उसमें दिए हुए हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जिन्होंने नहीं देखा है नेगेटिव, प्लीज़ देख डालो, प्लीज़। अच्छा, मुझे प्लीज़ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी ज़रूरत है, तुम देखो चाहे ना देखो। हाँ, अगर चाहते हो कि नेगेटिव के वर्ड्स हमारे गलत ना हो तो देख डालो। उतना बढ़िया कलेक्शन एक साथ में इकट्ठा 60 वर्ड मिलने मुश्किल है, कहीं भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये मैं डींग नहीं मार रहा हूँ, ढूंढ के दिखाओ मुझे तो जाने, ठीक है। तो ये रहा 15, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है कि वो कोई हुई वो चीज़ जिसे आग जला नहीं सकती, जो आग में जलाया नहीं जा सकता। तो क्या होगा? इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, आंसर नहीं होगा। इनकम्बस्टिबल का मतलब जिसे जलाया नहीं जा सकता, जो आग में नहीं जलता है, ये हुआ बी, ठीक है, ये उसमें था। इनफ्लेमेबल का मतलब जो हाईली इन्फ्लेमेबल, जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। इम्परवियस का मतलब होता है पानी जिसको पार नहीं कर पाता, वो होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड उसमें थे। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? इनकम्बस्टिबल हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है वन हु ड्राज मैप्स। वन हु ड्राज मैप्स, जो मैप बनाता है। तो आपको याद होगा ना, मैंने प्रोफेशंस पर भी एक वीडियो डाल रखा है, 1 या 2 वीडियो हैं प्रोफेशंस पर भी, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशंस पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे प्रोफेशंस इकट्ठा किया है। वोकैब में वर्ड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, मैंने मैक्सिमम की वीडियो, मैक्सिमम का कलेक्शन डाल रखा है। अगर आप चाहो तो वही सारा देख के कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन पे हम। जो मैप्स ड्रा करता है, जो मैप बनाता है, उसको क्या कहते हो? कार्टोग्राफर कहते हो। मैपिस्ट कोई वर्ड नहीं होता। सर्वेयर जो सर्वे करने आता है, और आर्किटेक्ट ये भी नक्शा बनाता है। आर्किटेक्ट भी नक्शा बनाता है, लेकिन किसका नक्शा बनाता है? वो हाउस का बनाता है, तो उसको मैप नहीं कहते हैं, ठीक है ना। मैप जो बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो 16 का क्या हुआ आपका? ए हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म में आ जाओ, ठीक, सीधे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, सी सेड टू हर टीचर। सी सेड टू हर टीचर, तो पहले आपको सेड टू चेंज करना होगा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाना होगा, आई बदलेगा सी हो जाएगा, लॉस्ट की जगह हैड लॉस्ट हो जाएगा, माई बुक का क्या हो जाएगा? हर बुक हो जाएगा, और यस्टरडे चेंज कर देना, ठीक है। जिसमें यस्टरडे ना चेंज हुआ हो वो ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो, यस्टरडे नहीं बदला, ये कट गया, ठीक। और ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन देखो, यहाँ लिखा सी एडमिटेड टू हर टीचर, ये एडमिटेड सही है, एक्सेप्ट किया, ठीक है। दैट सी हैड लॉस्ट, ये सी भी ठीक है, ये हैड लॉस्ट भी ठीक है, हर बुक भी ठीक है।
प्रीवियस डे भी ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सबसे सुटेबल मिल गया। अब जानना चाहो कि दूसरे तीसरे गलत क्यों हैं तो आ सकते हो, दिखा दूं। ये हैज़ लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि लॉस्ट का हैड में पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैज़ में नहीं बदलेगा, एक गलती ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो सी वाले में सी टोल्ड हर टीचर, ठीक, सी टोल्ड हर टीचर दैट शी हैड लॉस्ट हर बुक यस्टरडे, ये तो यस्टरडे में ही कट गया था, नहीं लगेगा। अब ये वाला देखो, सी टोल्ड हर टीचर दैट शी हैड लॉस्ट माई बुक, ये माई बदलना चाहिए था ना, हर में होना चाहिए था। तो बी में, सी में और डी में कोई ना कोई गलती है, केवल ए है जिसमें कोई गलती नहीं है। आंसर क्या हुआ? ए। ठीक है, आ जाओ 18 नंबर पर। बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो, मेरी क्लास में इंटरटेनमेंट नहीं होता, ठीक है, सीरियसली पढ़ाई होती है। थोड़ी देर सीरियसली डिस्कशन कर लो, फिर तुम्हारे हाथ में फ़ोन तो है ही, इंटरटेनमेंट का खजाना है, देख लेने के बाद 5 मिनट कर लेना इंटरटेनमेंट। मेरा टारगेट केवल और केवल पढ़ाई है, ठीक है, इंटरटेनमेंट मैं नहीं करा पाता बच्चा। आगे बढ़ो। ये लिखा दे सेड, ठीक, दे सेड लिखा है तो यहाँ टोल्ड नहीं बनना है, ये बात पक्का समझ लो, क्योंकि लिसनर नहीं दिया है, टोल्ड नहीं होगा, ये कट गया, ठीक, एक ऑप्शन गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा? चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा। दैट द बॉय, विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, द बॉय चेंज नहीं होगा, द विल का वुड हो जाएगा। एंड के बाद वी बदल जाएगा, वी की जगह क्या आ जाएगा? वी है कौन? ये दे हैं, तो वी की जगह क्या लग गया? दे हो गया। विल का फिर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। हिम बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन है। इतना देखो, तो यहाँ देखो, दे सेड दैट द बॉय वुड बी फाउंड एंड ब्रॉट, ये नहीं होगा, ठीक, एंड ब्रॉट, ये दोनों पार्ट का आपको बनाना पड़ेगा। आगे लिखो, दे सेड दैट द बॉय वुड सून बी फाउंड, यहाँ पे सून लगा था, हाँ सून लगा था। द बॉय वुड सून बी फाउंड एंड दैट, और ये भी कहा कि दे वुड ब्रिंग हिम, ये एकदम से ठीक है, सुटेबल है, पूरा पार्ट है इसमें। दे इन्फॉर्म्ड हिम दैट द बॉय वुड सून बी फाउंड एंड दे आर टू, ये आर टू कहाँ से ले आए भाई? ये नहीं हो सकता। तो देखो, ए में कोई गलती थी, सी में कोई गलती थी, डी में कोई गलती थी, केवल बी वाला है जो पूरी तरह से ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 किससे रिलेटेड है? ये देखो, पैसिव वॉइस कह रहे हैं। पैसिव वॉइस में आ जाओ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू टॉलरेट हिज नॉनसेंस एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू, नॉट में भूल गया पढ़ना, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, तो ये तुम सोच रहे हो जो गोइंग लिखा है तो उसमें बीइंग गॉन कर देंगे, ऐसा सोचना निहायत बेवकूफ़ी होगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, ये जो आई एम नॉट गोइंग टू है ना, ये एक मॉडल वर्ब है, समझ में आई? अबाउट टू की तरह होता है, तो ये गोइंग का बीइंग गॉन ना बनाना, पहली बात, ये अबाउट टू की तरह लगा है, इसमें गोइंग को बीइंग गॉन मत बनाना, मॉडल की तरह यूज किया गया है। अब आ जाओ, ये दिस नॉनसेंस आपका ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। तो दिस नॉनसेंस इज नॉट गॉन, मैंने कहा था गोइंग की मत बनाना, तो ये नहीं होगा। दिस नॉनसेंस इज नॉट बीइंग गॉन, बोला था बीइंग गॉन नहीं, ये मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है ये। तो दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी, ये ही होगा, इज नॉट गोइंग टू बी, ये हुआ। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, टू टॉलरेट, तो टू टॉलरेट का टू बी टॉलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाई मी एनी मोर, यही सी वाला आपका सबसे सुटेबल है। और टॉलरेट इज नॉट गोइंग, इससे तो कोई वर्ब से सब्जेक्ट बना के बनाएंगे ही नहीं, ये एकदम से गलत हो गया, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से लोग बी लगाए रहे होंगे, तो भूल जाओ, बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो गोइंग टू है, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई एम नॉट गोइंग टू, ये एक मॉडल वर्ब की तरह, जैसे कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक टी, आई एम गोइंग टू टेक टी में आई एम गोइंग टू मतलब आई एम अबाउट टू के सेंस में आया है, वो मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 में? कहा कि व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव यू द मनी, व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज, तो पहले तो ये हो गया योर फादर रिफ्यूज, एक यहाँ से बन जाएगा पैसिव, इसकी रिफ्यूज की, और दूसरा क्या बनेगा? टू गिव की, दोनों की पैसिव बनानी पड़ेगी, क्योंकि डिड के साथ रिफ्यूज इसकी भी पैसिव बनेगी, और जो टू गिव लगा है इसकी भी पैसिव बनेगी। और दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट भी आपको दिए गए हैं, यू भी ऑब्जेक्ट है और मनी भी ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना दोनों ऑब्जेक्ट और दो वर्ब हैं, ठीक। आ जाओ, तो व्हाई वाज योर फादर रिफ्यूज,
फादर ने मना किया था, फादर को नहीं मना किया गया था। योर फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये बाद में जाएगा, ये शुरू में नहीं रहेगा, गलत हो गया। हमें बनाना किससे था पैसिव, या तो यू से या तो मनी से, फादर से नहीं बनना है। अब आगे आ जाओ, वाई वॉज द मनी नॉट गिवन टू यू। अब इसमें रिफ्यूज, ये रिफ्यूज को ही गायब कर दिया, ये भी कट गए। अगला देखो, वाई वॉज द मनी रिफ्यूज, यहाँ तक ठीक है। वाई वॉज, यहाँ वाज लगा, ये मनी रिफ्यूज लगा, ठीक है। तो ये डिड लगा है तो वाज ही आना चाहिए था। और यहाँ देखो टू के साथ जो गिव लिखा है उसका टू बी गिवन भी दिया हुआ है, और टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया तो टू भी लगाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन एकदम से ठीक ठाक है। दूसरा लिखा वाई द मनी वाज, ये जो वाज है वो कहाँ आना चाहिए था, वाई के साथ। इंटरोगेटिव है तो वाज पहले लगेगा, इसमें भी टेक्निकल गलती है। तो बाकी तीनों में टेक्निकल गलती निकल आई, एक ही ऑप्शन था पूरी तरह से सही, कौन वाला, सी वाला। ठीक है, बात समझ में आई। अब हमारा है पैसेज। तो पैसेज करने के पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में द ऑथर सेज दैट वन रीजन व्हाई पैट्रियोटिज्म इज इजी ड्यूरिंग वार टाइम इज दैट। राइटर का कहना है कि वार टाइम में, युद्ध के टाइम में पैट्रियोटिज्म बड़ी आसान चीज़ होती है, पैट्रियोटिज्म लोगों में आ जाता है। एक कारण उसका क्या है, ठीक है। तो वार टाइम में पैट्रियोटिज्म का आने का कारण हमें बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एनदर रीजन, एक रीजन 21 में हो गया, एक एनदर रीजन सजेस्टेड बाय द ऑथर फॉर इमर्जेंस ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग ड्यूरिंग द वार टाइम इज दैट। तो यहाँ पर दूसरा रीजन बताना है, दो रीजन बताने हैं, पहले में पहला रीजन, दूसरे में दूसरा रीजन। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन 23 में क्या लिखा है, व्हेन द थ्रेट ऑफ वार इज ओवर, जब युद्ध का खतरा ओवर हो जाता है, जब उस युद्ध का खतरा टल जाता है तो लोगों में क्या रिएक्शन होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, तीन क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, क्वेश्चन को आप माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द ऑथर सेज दैट, जब ऑथर ये कहता है कि कंट्री रिसीड्स, द कंट्री रिसीड्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। ठीक, जो कंट्री है वो कॉन्शियसनेस से पीछे खिसकती जाती है, मतलब लोगों के मन में कॉन्शियसनेस, वो जो युद्ध के प्रति जागरूकता, पैट्रियोटिज्म के प्रति जागरूकता आई थी, वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो राइटर का ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहे हैं इसमें, बाय अ लिमिटेड पैट्रियोटिज्म, इसमें कोई फ्रेज यूज हुआ है लिमिटेड पैट्रियोटिज्म, उससे ऑथर का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं। अब आ जाओ हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पैसेज, ठीक है, एक बार में छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा जैसा पैसेज है, एक बार में पढ़ लोगे, ठीक। आ जाओ। इन्होंने कहा पैट्रियोटिज्म इज इजी एनफ ड्यूरिंग वार, वार के समय पैट्रियोटिज्म इजी, आसान होता है, सबके अंदर आ जाता है, ये बात ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। फॉर वन थिंग, वन थिंग इन्होंने था, अब क्वेश्चन मिलेगा। फॉर वन थिंग, पहला कारण क्या दिया था, वही पहला कारण का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। पीपुल बिकम एक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर कंट्री व्हेन इट इज थ्रेटेंड, जब देश को खतरा होता है, जब देश को कोई धमकी होती है, कोई खतरा होता है, तो लोग एक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। एक पहले वाले का आंसर हो गया, कब, व्हेन इट इज थ्रेटेंड, जब देश को कोई खतरा होता है, 21 का आंसर है। फॉर एनदर, दूसरा रीजन 22 का आंसर, सिंस एवरीवन या नियरली एवरीवन, ठीक है, कह रहे हैं कि हर आदमी या लगभग लगभग हर आदमी, फील्स इट, देयर इज अ स्ट्रांग कलेक्टिव इमोशन, हर आदमी को लगने लगता है कि एक स्ट्रांग कलेक्टिव इमोशन है, फ्लोइंग थ्रू द कंट्री, देश के हर आदमी में एक तरह का कलेक्टिव इमोशन, कलेक्टिव इमोशन मतलब हम सब एक हैं, ये वाली फीलिंग आ जाती है पूरे देश में जब कोई युद्ध वगैरह का खतरा आता है। तो ये रहा आपका 22 का आंसर। आगे आओ, बट व्हेन द वार इज ओवर, ये हो गया 23 का आंसर। जब युद्ध खत्म होता है तो कंट्री रिसीड्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, कंट्री अपने उस कॉन्शियसनेस से रिसीड करती है, पीछे खिसकती है, वो कॉन्शियसनेस कम होने लगता है जब युद्ध खत्म होता। एंड इट इज रेयरली इवन एट द बैक ऑफ द माइंड, और ये लोगों के दिमाग के बैक में भी नहीं रहता, लोगों के दिमाग में ये बैक वाले पोर्शन में भी नहीं रहता है, ठीक। कौन सा, वही पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग, वही कॉन्शियसनेस,
जब खतरा टल जाता है तो पेट्रियाटिज्म की कॉन्शियसनेस दिमाग के पिछले हिस्से में भी नहीं होती है, मतलब एकदम से दिमाग से निकल जाती है। अब आता है द क्वेश्चन, एम आई डूइंग एनी गुड टू द कंट्री, क्या मैं देश का कुछ भला कर रहा हूँ, कुछ हित कर रहा हूँ। डजंट अकर इन द माइंड, ये बात लोगों के दिमाग में नहीं आती तब। और इवन द क्वेश्चन कि इज व्हाट आई एम डूइंग गुड और बैड फॉर द कंट्री, जो मैं कर रहा हूँ वो देश के लिए अच्छा है या बुरा है, ये भी लोगों के दिमाग में नहीं आता। अकर्स ओनली रेयरली, ये लोगों के दिमाग में रेयरली आता है, ये बात तब नहीं आती है। फिर इन्होंने कहा अनलिमिटेड पेट्रियाटिज्म, क्वेश्चन नंबर 25 यहीं से पूछा गया था। लिमिटेड पेट्रियाटिज्म इज बेटर देन नन, जो लिमिटेड पेट्रियाटिज्म है वो जीरो पेट्रियाटिज्म, नन मतलब जीरो पेट्रियाटिज्म से अच्छा ही है, बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन इतना लिमिटेड पेट्रियाटिज्म भी अच्छी बात नहीं है, इनफ नहीं है। अब आओ हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा है कि आथर कह रहा है कि वन रीजन व्हाई पेट्रियाटिज्म इज इजी ड्यूरिंग वॉर टाइम इज दैट, क्या है वो। वार इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंडिंग पेट्रियाटिज्म, पेट्रियाटिज्म पैदा करने के लिए युद्ध इकलौता फैक्टर है, ओनली फैक्टर है। देखो ओनली वगैरह जब आ जाते हैं तो वो आंसर नहीं होता, पैसेज में कहीं ओनली की बात नहीं होती है, रिस्ट्रिक्टेड में आ जाता है, ओनली वगैरह आंसर में नहीं जाएगा, काटो उसको, ठीक। व्हेन द कंट्री इज इन डेंजर, ये वाली बात आई थी ना, जब देश पे कोई खतरा होता है तो वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट, तब हमारे अंदर पेट्रियाटिज्म जाग जाता है। तो वन रीजन, जो पहला कारण था वो यही वाला था कि जब देश खतरे में होता है। मैंने अंडरलाइन करके बोला भी था कि ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। सी में है वी बिकम पेट्रियाटिक व्हेन वी आर इन द फाइटिंग मूड, जब हम फाइटिंग मूड में होते हैं तब पेट्रियाटिक होते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ले आ दिए, ये तो पैसेज में बोला ही नहीं गया था। पेट्रियाटिज्म इज ऑलवेज इन द कॉन्शियसनेस, पेट्रियाटिज्म कॉन्शियसनेस में हमेशा रहता है, बिल्कुल हमेशा नहीं रहता, जब वार का टाइम आता है तब रहता है। तो आंसर कौन सा हुआ बच्चा लोगों, इसमें हुआ क्या, बी, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, एनदर रीजन की बात क्या हुई थी। एनदर रीजन उन्होंने क्या सजेस्ट किया है आथर ने, फॉर द इमरजेंस ऑफ पेट्रियाटिक फीलिंग ड्यूरिंग वार टाइम इज दैट, क्या है कि पेट्रियाटिज्म इज स्पेशली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वार टाइम, पेट्रियाटिज्म स्पेशली वार टाइम में रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल नहीं, ये बात कही ही नहीं गई है। वी बिकम डीपली कॉन्शियस ऑफ डेंजर टू आवरसेल्व्स ड्यूरिंग वार टाइम, ये वार टाइम में जो खतरा होता है हम लोगों के को, उससे हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। या फिर ये कि पेट्रियाटिज्म बिकम्स कंटेजियस, पेट्रियाटिज्म जो है वो कंटेजियस हो जाता है, बिकॉज वन फाइंड्स अ लॉट ऑफ अदर पीपल फीलिंग पेट्रियाटिज्म, हर दूसरे में हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति वो पेट्रियाटिज्म की फीलिंग आती है। कंटेजियस से मतलब एक संक्रामक बीमारी हो जाती है, मतलब हर किसी में पेट्रियाटिज्म एक संक्रमण की तरह फैल जाता है। याद करो मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन किया था कि हर व्यक्ति में, एवरीवन या ऑलमोस्ट एवरीवन में पेट्रियाटिज्म रन करने लगता है, ठीक है। तो वही है कंटेजियस, मतलब एक संक्रामक पेट्रियाटिज्म, लोग सब के अंदर ये फीलिंग पाई जाती है। तो ये होगा सी वाला, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 वाला क्या कह रहा है। 23 भैया आ जाओ, जब थ्रेट ऑफ वार ओवर हो, जब खतरा टल गया हो तो क्या होता है, देयर इज नो नीड फॉर पीपल टू बी इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर, दूसरे की भलाई में इंटरेस्टेड होने की कोई, अब दूसरों की भलाई की तो बात ही नहीं की गई थी पैसेज में। अगला है पीपल डू नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू सर्व द कंट्री, लोग देश की सेवा करने को ज़रूरी नहीं समझते, ये भी बात नहीं है। पीपल टेंड टू बिकम टोटली अनमाइंडफुल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, हाँ अनमाइंडफुल कह रहे थे ना कि लोगों के दिमाग के पिछले हिस्से से भी देश का हित गायब हो जाता है, ये कॉन्शियसनेस दिमाग के पिछले हिस्से में भी नहीं रहता, तो वो अनमाइंडफुल हो जाते हैं ना, लोगों के माइंड से ये बात निकल ही जाती है। तो आंसर क्या हो गया इसमें, सी वाला होगा, क्लियर। चलो आ जाओ, 24 क्या कह रहा है, ये रहा आपका 24। आथर कह रहा है कि द कंट्री रिसीड्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, क्या कहने का मतलब है कि देश जो है उस कॉन्शियसनेस से रिसीड कर जाता है, पीछे हट जाता है। मतलब क्या होगा,
पीपुल नो लॉन्गर फील दैट दे बिलोंग टू द कंट्री, कंट्री से बिलोंग करने की बात ही नहीं हुई है। पीपुल डू नॉट हैव द कंट्री क्लियरली इन द फोरफ्रंट, ये भी नहीं कहा गया था। पीपुल आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड और डिजायरेबल फॉर देम, ये भी नहीं है। अगला क्या है, द मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज वही हम जो कर रहे हैं देश के हित लिए, देश के हित में है कि नहीं है, ये वाली मॉरल वैल्यूज विच दे हैव सो फार अपहेल्ड, ये चीज़ क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। जब वार ख़त्म हो जाता है तो लोगों के दिमाग में ये जो मॉरलिटी होती है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो देश के हित में है कि नहीं है, ये सारी मॉरल फीलिंग्स लोगों के दिमाग से डिसअपियर हो जाती हैं या रेयरली रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, इसमें डी हो गया। अब आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 25, लिमिटेड पैट्रियाटिज्म का क्या मतलब है। लिमिटेड पैट्रियाटिज्म का मतलब जब देश के प्रति खतरा है तो पैट्रियाटिज्म जाग गया, जब देश में खतरा टल गया तो पैट्रियाटिज्म सो गया। ठीक है, ये वाला मामला। तो आ जाओ 25 में क्या कह रहे हैं, द पीपुल्स एटीट्यूड टू ऑफ इंडिफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ देयर कंट्री, लोगों का देश की भलाई के प्रति उनका इंडिफरेंस का एटीट्यूड। ठीक, या फिर द एटीट्यूड ऑफ पीपल हु लव अदर कंट्रीज, ये तो बातें नहीं हुई थी। दोज दैट आर सेल्फ सेंटर्ड एंड मेनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन वेलफेयर, ये बात ही नहीं हुई थी। द एटीट्यूड ऑफ पीपल हु आर इनडिफरेंट टू द वेलफेयर ऑफ देयर कंट्री एक्सेप्ट ड्यूरिंग वार टाइम, तो लोगों को देश के प्रति वो इनडिफरेंस का एटीट्यूड जो केवल वार टाइम में दिखाई देता है। तो यही तो बात की थी, जो लिमिटेड पैट्रियाटिज्म है, युद्ध के समय पैट्रियाटिज्म आ गया, युद्ध के समय देश की भलाई क्या सोचने लगे, जैसे युद्ध का खतरा टला वैसे ही अनैतिकता मर जाती है। तो इसी को लिमिटेड पैट्रियाटिज्म कहा गया था और ये आंसर आपका हुआ डी। ठीक है, तो हम लोग कितने कर लिए, ये 25 क्वेश्चंस कर चुके। ठीक है, तो इस तरह से आपका मॉक टेस्ट MT4 खत्म हुआ। ठीक है, तो 2 और 3 कैसे लगे ये बात हो चुकी है। अब ये MT4 आप लोगों को कैसा लगा, हाउ मच यू एन्जॉयड, एक बात तो ये है कि कैसा लगा, कितना एंजॉय किया और कुछ काम की चीज़ मिली या नहीं मिली इसमें। ठीक है, और लेवल कैसा लग रहा है और स्टैंडर्ड चाहिए तो बताना मुझे। ठीक है, और किसने कितने क्वेश्चन सही किए थे लेट मी नो प्लीज़, ताकि मैं देखूं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो ये था मॉक 4। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो व्हाट्सएप पे कमेंट, भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ बहुत दर्द है इस बात का। ठीक है, क्या चाहते हो आप लोग, तो अब देखो कमेंट कर दोगे तो उसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी और ना तो कोई ये देख लेगा कि तुमने कमेंट किया है, तुम कौन, ये सब कोई मतलब नहीं होता जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी हो करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और चीज़ के साथ। वैसे कल के लिए मैंने सोचा है कि जो 2020 में CHSL के जितने भी एंटोनियम पूछे गए थे 72 एंटोनियम, 2 पार्ट में हो पाएगा तो 2 पार्ट में, नहीं तो 1 पार्ट में हो पाएगा तो 1 पार्ट में, वो करने का मूड है। देखो हो पाएगा तो वही कल कर देंगे, एंटोनियम सिनोनियम सबके काम की चीज़ होती है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।